आज की अपनी प्लानिंग थी कि आपका जो फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है वो डिजिटल डिस्प्ले पे लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी प्लानिंग फेल हो गई है। तो नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो डिजिटल डिस्प्ले पे पूरी मतलब उम्मीद है उस पर आ जाएगी। पिछला वीडियो जो था फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स का, उसमें शायद थोड़ी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड इशू आ गई थी, तो वो थोड़ा हौज पौच हो रहा था। इस वजह से उसे अगेन सेम थिंग को अगेन रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे। तो जैसे अपनी जो यूनिट 11 थी, उसके जो सिलेबस है समझने में थोड़ा आसान हो जाए तो उसको 3 पिलर में बाँट लेंगे। पहले पिलर में तो हम जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमी क्या होती है, और उस इकोनॉमी कोई भी इकोनॉमी हो वो हमेशा कोई प्रोडक्ट है या गुड्स है उसके आसपास ही सर्कुलेट होती है। गुड्स मतलब जो मैन्युफैक्चर है, कोई आइटम है, जैसे कि आपका लक्स का साबुन है, कोई केक है, तो जो गुड्स यानी कि जो प्रोडक्ट है, तो पूरी इकोनॉमी उन प्रोडक्ट्स के आसपास ही घूमती है। जैसे पहला प्रोसेस है कि ये प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड है, और प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे गवर्न करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर ये जो गुड्स है, ये जो अपना आइटम है उससे रिलेटेड चीज़ आती है कि आखिर ये गुड्स जो हमारा है वो किस कैटेगरी का है, किस क्वालिटी का है। मीन्स इन्फीरियर गुड्स है, लग्जरी गुड्स है या नॉर्मल गुड्स है। फिर ये गुड्स की हमारे लिए यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है। जैसे अपन बोलते हैं कि कोई, अगर मैं आपको सपोज अभी कॉमर्स के नोट्स दे दूँ तो उसका आपके लिए यूटिलिटी जो है वो जीरो है। जबकि अगर आपको सपोज टाइम ट्रेवलिंग अगर हो सके तो मार्च अप्रैल में नेक्स्ट ईयर चला जाऊं और वहां से आपका जो राजस्थान एशिया का पेपर लेके आ जाए इस टाइम पे, तो वो एक टाइप से उसकी अगर यूटिलिटी बोला जाए तो वो 100% है, क्योंकि उसी से पेपर आना है, वही पेपर रहेगा। तो इस टाइप का कहने का मतलब प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी यानी कि जो उपयोगिता है वो आपके लिए क्या है। फिर अपना आता है डिमांड सप्लाई वाला रिलेशन। तो ये जो फर्स्ट पिलर में है जिसमें हम मार्केट यानी कि जो इकोनॉमी के बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, सेकंड पिलर में हम समझेंगे मार्केट और उससे रिलेटेड इशू, और थर्ड में जो अपने डब्ल्यूटीओ है, कार्ट है, डंकन प्रोसेस और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन वगैरह है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो इस टाइप से अपनी यूनिट 11 को 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म आता है कि आखिर अपना फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है क्या। कई बार क्या होता है, अक्सर जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक टर्मिनोलॉजी दे देते हैं और नीचे 4 ऑप्शन में दे देते हैं कि ये क्या है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जैसा मैंने बोला, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पर पूरा सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस क्या होगा, एक्चुअल में फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होगी। उसमें लिखा होगा कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल और जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉरेस्ट इंटरप्राइज पे अप्लाई करना, उसे क्या बोलेंगे, तो वो होगा अपना फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स। अब जैसा मैंने अभी कुछ टाइम पहले अपने लोगों के बीच में डिस्कस हुआ था कि फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है या कोई भी इकोनॉमी है, वो किसी ना किसी गुड्स के आसपास ही घूमती है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है, कोई गुड्स है उसका प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना। अगर आप फैक्ट्री में जाओगे तो क्या होगा, कुछ इनपुट्स होंगे, उन इनपुट्स की प्रोसेसिंग की जाएगी और प्रोसेसिंग से इधर निकलेगा अपना गुड्स। अब ऐसा भी हो सकता है, अगर हम फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो फॉरेस्ट्री में क्या होगा, आप यहाँ इनपुट क्या है आपका, आपने नर्सरी का प्लांटेशन है, आपका मिट्टी है यानी कि सॉइल है, वो है आपकी इनपुट है। पानी दे रहे हैं आप, पेड़ को लगाने के बाद अगले 20-25 साल आप उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कीड़े इंसेक्ट वगैरह अटैक कर दिए तो स्प्रे कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिंग, क्लीनिंग वगैरह, ये सब क्या है आपका इनपुट है। प्रोसेसिंग जो उसकी नेचुरल ग्रोथ है, और आउटपुट क्या है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपको टिम्बर मिल जाएगा। तो ये एक टाइप से प्रोडक्शन हो गया। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि आखिर किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, नेसेसरी कंपोनेंट क्या है, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो बेसिकली बोला जाए तो 4 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैसे, कौन से कंपोनेंट होते हैं, सपोज मान लो आप गेहूं यानी कि वीट की कल्टीवेशन करना चाहते हो, खेती बाड़ी करना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा, एक तो रहती है आपकी जमीन, लैंड, ऑब्वियसली हवा में तो करोगे नहीं। दूसरा आपको चाहिए कैपिटल। कैपिटल का मतलब है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल बोल सकते हो एक टाइप से इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसा हो सकता है, आप मशीनरी जो है वो भी कैपिटल हो सकता है। सीड है, गेहूं के जो बीज हैं उन्हें भी लेके आओगे तो वो भी एक टाइप का कैपिटल हुआ आपका। आपने जैसे इरिगेशन दे रहा है तो वो भी एक टाइप का कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, जैसे आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो ये जो रिसोर्सेस है, फर्टिलाइजर है, सीड है, यूरिया डीएपी है, इरिगेशन है, आपकी मशीनरी है, ये सब क्या हो गया? कैपिटल। इसके बाद थर्ड है लेबर फोर्स, जो उसमें काम करेगा, तभी तो वो उगेगा। और फोर्थ, अगर आपके पास जमीन है, सीड वगैरह है, लेबर है, इसके बाद भी इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ वीट का प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरत है एक ऐसे एंटरप्रेन्योर की, एक ऐसे उद्यमी, उद्यमी नहीं, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, ऐसे उद्यमी की, ऐसे आदमी की जो एक टाइप से रिस्क ले सके, वो ले सके, कोई बात नहीं, मानसून फेल हो जाए ना हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खेती बाड़ी करूंगा। और वो लेबर को बताएगा कि आपको जमीन पे किस टाइप से अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है, किस टाइप से कैपिटल लगाना है, और लेबर को किस टाइप से यूज करना है। और उसे साल भर करने के बाद कहीं लास्ट में जाके उसे वीट मिलेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे अपना टिम्बर है, जो अपना फॉरेस्ट्री वाला है। इसमें क्या है? अपना एक तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। कैपिटल में ये प्लांटिंग मटेरियल जो है वो कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ क्यों अलग लिख देते हैं? क्योंकि देखो, चार चीजें तो सभी ने पढ़ रखी है। अब यहाँ पर थोड़ा हट के लगता है कि हाँ, आपने कुछ एक्स्ट्रा सोचा, भले ही वो एक प्रॉपर वे नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो एक्स्ट्रा सोचा आपने। तो खासकर जैसे रिटन एग्जाम है, एमसीक्यू जैसे पॉइंट, वो आईएफएस जैसे एग्जाम है, तो ऐसे एग्जाम में आप जब कुछ एक्स्ट्रा लिखते हैं तो थोड़ा ठीक ठाक लगता है, हाईलाइट होते हैं आपके। और ये अपनी टेक्निकल इनपुट वगैरह ये सब कैपिटल में ही है। यहाँ पर लैंड, लेबर, कैपिटल, और यहाँ पर इंटरप्रिनर। तो यहाँ पर 6 पॉइंट और लिखना होगा आपको। इंटरप्रिनर जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी है, तो इस टाइप से ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब एक क्वेश्चन आया इस पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? जैसे उसमें है वाटर है, पानी लगाओगे, इक्विपमेंट है, बिल्कुल लगेंगे, रिस्क टेकिंग इंडिविजुअल, बिल्कुल है, लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट तो रिजल्ट है, ये प्रोसेसिंग वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये तो यही है, रिजल्ट है। तो इसलिए इसका आंसर जो है अपना वो यही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था नॉट। नेक्स्ट देख लेते हैं अपने गुड्स। जैसा बोला, 3 टाइप के गुड्स होते हैं, एक है इंफीरियर गुड्स, लग्जरी गुड्स और नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या है कि आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो कि अपना जो, हम में से ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो 25 से लेकर 35 के एज ग्रुप वाले हैं, मीन्स 85 से 95 के आसपास के होंगे। तो इन्होंने क्या बचपन में जो बिस्किट खाया होगा वो पार्ले जी का चलता था इनके लिए। आज के टाइम पे पार्ले एक टाइप से साइड लाइन हो गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए। इसके पीछे केवल यही नहीं कि बहुत सारे बिस्किट आ गए पार्ले इसलिए साइड लाइन हो गए, नहीं, उसके पीछे एक रीजन ये है कि पार्ले का जो बिस्किट है वो एक टाइप से इंफीरियर गुड्स था। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी, उन्होंने उससे बेटर क्वालिटी के जो बिस्किट थे उसकी तरफ शिफ्ट हो गए। तो इंफीरियर गुड्स के साथ यही होता है कि इनकी, लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है, इनकम जनरेट बढ़ने के साथ, जनरेट होने के साथ लोग हायर ग्रेड के प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं, और इनकी जो डिमांड है वो इनकम के साथ गिरती है। दूसरा लग्जरी गुड, इनके साथ ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, इनकी डिमांड जो है उसकी इनकम के रेशियो से भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बिगर परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, जैसे गाड़ियों की। तीसरा है नॉर्मल गुड्स, ये ऐसी है कि नॉर्मल कंडीशन, इनकी इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम गिरेगी तो इनकी डिमांड गिर जाएगी। अब अब अपना कोई भी गुड्स है, ठीक है, बना लिया आपने। सपोज मैंने एक सर्विस है कोई, फॉरेस्ट की चौकीदार सर्विस है, फॉरेस्ट गार्ड की सर्विस है, उसके लिए मैंने नोट्स बना लिए। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या वो लोगों के लिए उपयोगी है? मैं तो कुछ भी कॉपी पेस्ट करके एक राजस्थान एशिया के लिए 500 पेज का नोट्स बना दूं और बोल कुछ भी बोल दूं, लेकिन क्या वो आपके लिए उपयोगी है, आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है? तो मेन मुद्दा है कि क्या जो नोट्स बनाया है वो आपके लिए उपयोगी है, यूटिलिटी है आपकी, उस यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको देखना होगा। मुद्दा वही है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए कितना उपयोगी है। अगर वो आपके लिए उपयोगी है तो आप खरीदोगे, नहीं है तो नहीं खरीदोगे। तो उसकी यूटिलिटी मुद्दा होती है। फिर ये भी होता है कि यूटिलिटी ऐसा नहीं है कि सभी के लिए बराबर हो। वो नोट्स जो राजस्थान एसीएफ की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, लेकिन जो सिविल सर्विस की कर रहा है उनके लिए उसकी यूटिलिटी जीरो है।
सीजनल भी इफेक्ट पड़ता है। एग्जाम से पहले इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो यूटिलिटी जीरो हो गई। तो ये सब्जेक्टिव है, टाइम के हिसाब से, सीजनल के हिसाब से हो सकती है, पर्सन टू पर्सन वेरिएट हो सकती है। एक कभी कभी एक क्वेश्चन और आता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कई बार समझ में नहीं आता है, तो इसे आप ऐसे समझ सकते हो, जो अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, कॉफ़ी का वो क्या बोलते हैं अपना, कुल्फी का जो होता है उसका वो एक ऐड दे देते हैं, मीन्स एग्जाम्पल यूज करते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि हम में से ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं, तो चाय का ऐड ले लो। आप सुबह उठते हैं और आपको एक कप चाय दी जाती है, तो वो जो पहला कप है उसके लिए आपकी यूटिलिटी कितनी होगी, क्योंकि आपको चाय की रिक्वायरमेंट थी और उस टाइम पे आपको चाय मिली, तो इसे ऐसे बोल सकते हैं कि आपको चाय सबसे ज़्यादा पहला जो कप होगा वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। अगर आपसे स्टार रेटिंग की बात की जाए तो आप उसे मान लो 10 स्टार दे दोगे। आप अपना कप खत्म करते हो तब तक मम्मी एक कप और लेके आ जाती है और बोलती लो बेटा इसे भी पियो। तो क्या आपको दूसरे कप पीने की भी इच्छा है? नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि मिल गई है, चलो बैठे थे चलो पी लेते हैं। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो अब उतनी नहीं थी, आपको कुछ ना कुछ पहले से सेटिस्फेक्शन था। आपको जो नेक्स्ट कप मिला वो आप पी भर लोगे, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पी लोगे तो हाँ कुछ सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा, लेकिन उसको आप उतना सेटिस्फेक्शन फील नहीं करेगी जितनी पहले ने की। तो इसका जो यूटिलिटी है, यानी कि इस सेकंड कप की जो उपयोगिता है, वो आपके लिए 10 स्टार वाली नहीं रही, वो आपके लिए 8 स्टार की या 6 स्टार की हो गई, जो भी हुई सपोज उसकी 8 की हो। आप दूसरा करते हो तब तक मम्मी ये तीसरा लेके आ जाती है, फिर चौथा कप लेके आती है। पांचवा छठवें तक पहुंचते पहुंचते छठवें कप तक आप मना कर दोगे, क्योंकि नेक्स्ट कप की यूटिलिटी आपके लिए है ही नहीं, आप उसे पियो ना पियो एक सी होती है। फिर हर कप के देखो, भले ही आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी यूटिलिटी जो है वो खत्म हो रही है। एक टाइम पे इसकी यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाती है। इसे दो एग्जाम्पल में और लिया जा सकता है। एक है जो अक्सर लोग ड्रिंक करते हैं, तो जो अल्कोहल पीते हैं उनके लिए जो पहला पैक होता है उसकी सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है, क्योंकि उसमें नशा होने मस्त आ जाएगा, जो भी आना है, जिस टाइप का भी ड्रिंक है। लेकिन अगर उस एक पैक के बाद जब वो दूसरा पैक पी लेते हैं, वो नेसेसरी नहीं है। हालांकि उनका जो भी नशा का जो लेवल है उसे थोड़ा इम्प्रूव करेगा वो, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना पहले ने किया, तो उसकी यूटिलिटी उनके लिए 8 रही। फिर वो पैक पर पैक मारते जाएंगे, एक कंडीशन ये हो जाएगी कि उनके लिए नए पैक की जो यूटिलिटी है 5-6 के बाद वो जीरो हो जाएगी, वो पिया ना पिया उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो नशा जितना है उतना ही रहेगा। हो सकता है उसके बाद ओवरडोज के बाद उनका जो निगेटिव यूटिलिटी निकल आती है वो अक्सर देखने को मिली जाती है। तो उसे छोड़ दो। तो यहाँ पर जो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि किसी का भी जो एक स्टार रेटिंग है या जो मार्जिन है, वो हर एक प्रोडक्ट के बाद वो गिरती जाए। एक थर्ड एग्जांपल भी है, आप में से लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी जॉब में है पहले से, चाहे वो बैंकिंग में हो, गवर्नमेंट की जो अदर इंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उनमें हो, या जो डिपार्टमेंटल है उनमें है। आप में से सभी की जो पहली सैलरी मिली थी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में स्टार्टिंग में पैसे होते नहीं है, तो एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है लिस्ट का, कि हमें जैसी जॉब लगेगी हमें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को लैपटॉप खरीदनी है, किसी को मोबाइल खरीदनी है। जब पहली सैलरी मिलती है उसकी उनके लिए यूटिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी डिमांड की जो लिस्ट है उसमें बहुत सारी डिमांड है, पैसा था नहीं। लेकिन वो धीरे 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 करके 2-3 साल बाद जो पैसे की जो भूख थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो खत्म होती जाती है। मतलब 4-5 साल बाद उनके लिए जो सैलरी की यूटिलिटी है वो लगभग बहुत ही कम, 2 या 0 पे पहुंच जाती है। इसलिए वो स्टार्टिंग में अगर उनसे बोलो कि 100 रुपए खर्च कर दो, तो वो थोड़े पार्टी देने में भी हिचकिचाते हैं, यार कहाँ से ये आ गए और पैसे बर्बाद करेंगे। लेकिन 5-6 साल बाद उनसे बोलो भाई चलते हैं, तो वो चलने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें 1,000-500 रुपये बर्बाद करने में कुछ टेंशन नहीं होती, क्योंकि अब उनके लिए मनी जो है उसकी यूटिलिटी नहीं रही। फिर वो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, क्यों? क्योंकि अब उनके लिए वो जो सर्विस या जो फाइनेंस वाला जो था, उससे उनका इंटरेस्ट अब खत्म हो चुका है, उससे सेटिस्फेक्शन मिल चुका है।
अब वो दूसरी सर्विस की तरफ जाएंगे क्योंकि उसमें एक अलग यूटिलिटी उनकी चल रही है। ये लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना मेन मुद्दा आता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी आपकी है नहीं है वो आपको समझ में आ गई। अब मुद्दा आता है कि लोग डिमांड कितनी। डिमांड मतलब जैसे हमारे हम कल कोई नोट्स प्रिंट कर देते हैं और मार्केट में जाकर के ऑनलाइन मार्केट में बेचते हैं अमेजन पे जाकर के ये ये पेपर है, टेस्ट पेपर है, आप खरीद लीजिए राजस्थान। तो ये भी देखना पड़ेगा कि राजस्थान एशिया के लिए जो पेपर डिजाइन किया उसकी डिमांड है भी या नहीं है। डिमांड होगी तो आराम से बिक जाएगा। डिमांड का मतलब कितने लोग हैं जो उसे पैसे देने के लिए खरीदने के लिए तैयार है। अब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी बेचूंगा मैं, सपोज वही पेपर का जो रेट है वो 2 रुपए रख देता हूँ, प्राइस बहुत कम है तो लोग खरीद सकते हैं। अगर प्राइस में उसका 2 लाख रुपए रख दूंगा तो शायद एक भी नहीं आएगा। कौन आएगा? तो प्राइस पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है डिजाइन किया गया है कोई भी गुड्स है उसका प्राइस क्या है। और फिर ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ भी प्राइस रख दूंगा आप ले लोगे। आप ये भी देखोगे कि कंपेरेटिवली क्या कोई अदर क्लासेस है जिसके पेपर हो, तो दूसरे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ इसके प्राइस कंपेयर किए जाएंगे। गुड्स को उसको खुद को देखा जाता है, फिर कंज्यूमर की क्या इनकम है। आपके पास अनएम्प्लॉय हो तो शायद अगर 4,000 का बेच रहा हूँ तो ना लो, लेकिन अगर आपके पास वेल स्टेबलाइज जॉब है तो आप चलो कोई बात नहीं, 4,000 ज़्यादा बड़ी बात है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के भी ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपको जो नोट्स दे रहा हूँ वो आपकी जैसे मॉडर्न इंडिया आती है स्पेक्ट्रम की, वो इस टाइप की है कि फर्स्ट पेज से शुरू होता है और लास्ट पेज तक चला जाता है, पूरे में पिक्चर ही पिक्चर मिलेगी ही नहीं, केवल कंटेंट है, थ्योरी थ्योरी है। जबकि नोट्स बना दो उसमें पिक्चर बहुत सारी डाल दो, ग्राफिक्स डाल दो, तो इस टाइप में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस किस टाइप की है, तो प्रोडक्ट की डिमांड हो उसी के हिसाब से। और फिर ये सीजनल चीज़ है, ये है डिमांड और उसके रिलेटेड के क्या चीज़ें हैं जो डिमांड को क्रिएट करते हैं। अब ऐसी भी नहीं कि हर चीज़ की जो डिमांड है वो हमेशा एक सी, या फिर डिमांड इनकम से ही हमेशा ही चला है। जैसे कि यहाँ पर डिमांड सप्लाई कर्व है कि जैसे किसी प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं, अगर वो प्राइस बढ़ा देते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी यानी कि जो मार्केट में जो बेचने वाली थी वो गिर जाएगी। अगर हमने प्राइस घटा दिए तो ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा बेचेगी। ये हमेशा कर्व काम नहीं करता। क्यों? ऐसा नहीं है कि जैसे इसके हिसाब से तो आपका समोसा है मार्केट में वो 5 रुपए का बेच रहा था, तो आपके सपोज कोई दुकानदार था 5 रुपए का बेचता था तो उसके डेली 100 समोसे बेचते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समोसे 4 रुपए का कर देगा तो तुम्हारी पूरी कॉलोनी टूट पड़ेगी, भाई समोसे 4 के हो गए कूद पड़ो। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई में भी बहुत सारी फैक्टर चीज़ें चलती है। आइटम जो प्रोडक्ट है या गुड्स जो है उससे भी इफेक्ट पड़ता है इनपे। तो इस हिसाब से जो अपनी डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो 4 टाइप की कर्व बनती है। इनमें एक होता है, यानी कि ये तो एक स्टैंडर्ड कर्व है, इसके अलावा भी 4 कर्व बनते हैं। जिसमें एक होता है ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनकी प्राइस जो है वो फिक्स है और डिमांड कितनी भी हो, चाहे डिमांड उनकी बहुत ज़्यादा इन्फानाइट कर दो या डिमांड दो हो, उनकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास रिन सुप्रीम 10 रुपए वाला है, चाहे आप मार्केट से 1,000 का पैकेट 1,000 बिस्किट लेके वो उसके साबुन के जो केक है 1,000 लेके आ जाओ या 2 लेके आ जाओ, तो उसका जो रेट 10 रुपए है वो 10 रुपए ही रहेगा, उसके प्राइस में फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ऐसा है कि जिसका डिमांड जो है वो फिक्स है, प्राइस कितना भी ऊंच नीच कर दो उसके में डिमांड सेम रहने वाली है, डिमांड में फर्क नहीं पड़ता। ये कैसे समझ सकते हैं? नशेड़ी है, गांजा पीने वाले हैं, ये जो आजकल चल रहा है। अब उड़ता पंजाब में क्या है कि भाई जिसे चाहिए वो चाहिए, उसे तो डेली शाम को चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो किसी का मर्डर कर लेके आएगा, लेकिन उसे लेना है। प्राइस उसका अगर 200 रुपये है तो तुम बढ़ा करके उसे 250 कर देगा, वो तब भी लेके आएगा क्योंकि उसे तो डेली शाम को चाहिए। तो इस केस में प्राइस ऊपर नीचे जाने पर भी डिमांड में फर्क नहीं होती, तो इसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि डिमांड जो है उसमें चेंज नहीं होता है। यहाँ पर है डिमांड है इलास्टिक, फुली इलास्टिक है, कितनी भी बढ़ सकती है छोटी सकती है, इलास्टिक की तरह बढ़ सकती है और छोटी हो सकती है। तो ये है इलास्टिक डिमांड, ये है इन इलास्टिक डिमांड, यहाँ डिमांड में चेंज नहीं होती है।
इसके बाद आती है रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये कैसी है? जैसे मैंने आपको समोसे वाली बात की, अगर आप समोसा 5 रुपए की जगह 3 रुपए का कर दोगे तो हो सकता है इस हिसाब से प्राइस जो आपके यहाँ थे आपने यहाँ कर दिए, तो आपकी सप्लाई यहाँ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है इसकी जो अभी इतनी डिमांड मतलब थी इसकी सप्लाई, वो हो सकता है यहाँ तक पहुंचे, थोड़ा बहुत बढ़ सकती है लेकिन एक लेवल से ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है। ये कुछ आइटम के कंटेंट में है, जैसे कि फूड वगैरह है। अब ऐसा नहीं कि फूड के प्राइस हाफ कर दो तो जो गेहूं की 4 रोटियां खाता था वो सुबह शाम 8-8 खाएगा। नहीं, वो 4 है तो वो 4 ही खाएगा। हो सकता है वीट के साथ अगर ज़्यादा सस्ता है तो वो चने का भी थोड़ा आटा मिला ले, अदर जो मीन्स जो ग्रेन है उन्हें भी मिक्स कर ले, तो उसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा वो जो कंजप्शन है उसे नहीं बढ़ाएगा। तो इस टाइप की जो फूड है वो एक टाइप से रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी जाएगा। नेक्स्ट मुद्दा आता है अपना, इससे सप्लाई से रिलेटेड इशू है, तो आप देख सकते हो उसमें सप्लाई क्या चलती है कि जो भी प्रोडक्शन है कर रहे हैं इंडस्ट्री वो सप्लाई है। फिर सप्लाई से भी रिलेटेड फैक्टर है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें अपना मेन मुद्दा आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, टैक्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सब्सिडीज है, ये सारी चीज़ें। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनके प्राइस में लगभग 5-10% का इंक्रीमेंट हो गया। जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में 60,000 का था वो हो गया 65 के आसपास। क्यों? क्योंकि पहले ये प्रोडक्शन हो रहा था चाइना से, वहाँ से सीधा इंपोर्ट हो रहा था। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी ने जैसे ही उसे ब्लॉक किया, इंपोर्ट जैसे ही कोरोना की वजह से लॉक हुआ, तो फिर यहीं पे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, वो चीज़ें बढ़ गई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, टैक्स रिजाइव है, जैसे जीएसटी अप्लाई कर दी, ये सारी चीज़ों से भी प्राइस जो है सप्लाई के वो फ्लक्चुएट होते हैं। इवन सप्लाई भी चेंज हो जाती है। सपोज हम किसी कंट्री के साथ डील कर देते हैं और डायरेक्ट फ्री मार्केट कर देते हैं उस कंट्री के साथ, तो उस कंट्री की जो कंपनियां हैं उनका प्रोडक्शन है वो सीधा डंप करना स्टार्ट करते हैं। इस टाइप से ये सप्लाई चेन में आपको बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन को इम्पैक्ट करती है। तो डिमांड और सप्लाई हो गई। अब इसका एक कर्व बनता है डिमांड सप्लाई का। कर्व क्या होता है कि सिंपल वे में सीधा समझ लो कि अगर राजस्थान एसीएफ के लिए सपोज नोट्स की ज़रूरत है 100 पीस की, 100 बुकलेट की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक शॉर्ट बुकलेट मान लो 100 बुक्स की ज़रूरत है। मैं 2000 बुक्स को प्रिंट कर देता हूँ सस्ते के चक्कर में। अब अगर मैं हज़ार हज़ार रुपए की कॉपी बेचूंगा आपको, तो देखो डिमांड है 1000 की। अगर मैं 200 कॉपी होती तो मैं वहाँ लिख देता कि केवल 200 है, तो आप में से क्योंकि 1000 है तो 200 ही है कॉपी है, तो सभी को लगता है कि नहीं पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वो उसे 1000 रुपये नहीं 1200 की भी खरीद लेती, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी। अब अगर मैंने 2000 प्रिंट की है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई की है, तो फिर अब मुझे वो 1200 रुपये में नहीं बेच सकता। मुझे हो सकता है वो उसे 250 रुपये या 200 रुपये में देना पड़े। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग की तो 1000 कॉपी बिच जाएंगी जो भी डिमांड है मार्केट में। इसके अलावा भी मेरे पास 1000-1200 जो कॉपी बचेगी उसका क्या होगा? तो फिर वो मुझे सस्ता करना पड़ेगा, जिससे वो लोग भी ले लें जो थोड़ा बहुत सोच रहा है कि चलो कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले बार जो राजस्थान एसीएफ का आएगा उसमें तैयारी करेंगे, चलो पेपर देख लेते हैं, तब तक बीच में तैयारी करेंगे। तो सस्ता करके उन्हें भी हमें इंड्यूस करना पड़ता है। तो ये डिमांड सप्लाई वाला जो है कि डिमांड आपकी किस टाइप से है, सप्लाई किस टाइप से, उस हिसाब से जो प्राइस है किसी के, वो एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब ये डिमांड सप्लाई के बाद अपना आता है सेकेंड पिलर, वो है अपना मार्केट का। इसमें एक तो अपना यही समझना होता है कि मार्केट क्या होती है। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि मार्केट मतलब ऐसा प्लेस जहाँ बाइंग और सेलिंग जो एक्टिविटीज है दोनों एक साथ कंडक्ट की जाती है, तो वो अपना होता है मार्केट। अब मार्केट में ऐसा हो सकता है कि उसके साइज है, शेप है और डिजाइन जो है उसके हिसाब से हम उसे और फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत होती है। अपन सिंपल में क्या कर सकते हैं कि जैसे ऑनलाइन मार्केट है या ऑफलाइन है, लोकल है, नेशनल है या इंटरनेशनल मार्केट है, उसके हिसाब से हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर है उसके कंपोनेंट। उसमें आता है कि मार्केट जो है उसमें कितनी कंसंट्रेशन ऑफ पावर कितनी है, डिग्री ऑफ जो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट कितने लेवल तक के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आपकी जो मार्केट में जो मिडिल मैन है वो कितने पावरफुल है, कितना पैसा है। तीन जगह का ले लेते हैं, एक है झुंझुनू, दूसरा है जयपुर, जी,
और तीसरा है दिल्ली। ऑब्वियसली जो दिल्ली में जो मिडिल मैन है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो मार्केट पावर जो है वो दिल्ली वालों की ज़्यादा कंपेयर टू जयपुर, और जयपुर वालों की ज़्यादा कंपेयर टू झुंझुनू। तो ये मार्केट पावर आप उस हिसाब से समझ सकते हैं। दूसरा है वहाँ के मार्केट में कितने कार के जो टाइप्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर आप एक मार्केट में गए जहाँ केवल कपड़ा मिलता है, दूसरे में केवल अटेंसिल यानी कि बर्तन मिलते हैं। आप ऐसे मार्केट में गए जहाँ लगभग ऑलमोस्ट हर चीज़ मिलती है। अगर आपको बड़ा प्रिंटर या बड़ी टीवी चाहिए या डिजिटल डिस्प्ले चाहिए तो पॉसिबल आपको झुंझुनू के में तो मिलेगा ही नहीं, जयपुर के में भी ना मिले, आपको उसके लिए दिल्ली ही जाना पड़ा। कुछ टाइप की केबल्स होती हैं जो आपको शायद है दिल्ली में भी ना मिले, आपको इंटरनेशनल मार्केट से इम्पोर्ट करना पड़े। तो इस टाइप से आपको देख सकते हो कि उसकी क्या चल रही है। तीसरा मुद्दा आता है कि मार्केट में कोई नई फर्म कैसे एंट्री करती है। ऑनलाइन मार्केट में कोई भी फर्म है वो इजीली चली जाती है। जैसे हम लोग हैं ऑल इंडिया क्लासेस, बस एक यूट्यूब चैनल खोला, एक टेलीग्राम चैनल खोला और इस पे आकर के अपनी स्पीच देने लगे, जो भी ज्ञान है यहाँ पर झाड़ना शुरू कर दिया। जबकि अगर यही बात हम एपीएमसी जो अपना मंडी होती है, गल्ला मंडी, उसकी बात की जाए तो वहाँ पर कोई भी ऐसा आड़तिया नहीं आ सकता, उसके लिए पूरी प्रॉपर वे है, रजिस्ट्रेशन है, आपको उसके थ्रू ही जाना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं मिलेगा, जो कि अक्सर मिलता ही नहीं है, तो वहाँ नई फर्म की एंट्री या पुरानी फर्म का एग्जिट होना इतना आसान नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के कंपोनेंट में चलते हैं। फिर आएगा जैसे फ्लो ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है। मैं जस्ट एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ मार्केट इन्फॉर्मेशन का। इस साल सपोज गेहूँ, अभी नवंबर में गेहूँ लगभग अभी गेहूँ कट चुके हैं, तो इस टाइम पे जैसे ही गेहूं का खेतों में लग जाएंगे, लगभग नवंबर के मिड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो बता देंगे कि इंडिया में कितने हेक्टर एरिया में गेहूं लगाया गया है। अब अगर एक बार आपको ये आइडिया हो गया कि कितने हेक्टर एरिया में गेहूं को कल्टीवेट किया जा रहा है, तो उससे आपको एक एवरेज आइडिया आ जाता है कि कितना प्रोड्यूस होने वाला है। सपोज आपका जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है 100 मीट्रिक टन। आपको मालूम है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है और उसके हिसाब से सपोज डिमांड है 150 मीट्रिक टन और आपका प्रोडक्शन हो रहा है इस साल 100 मीट्रिक टन। तो आप क्या करोगे, जो आपके मिडिल मैन है वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या अदर जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उनसे 50 मीट्रिक टन वीट को इम्पोर्ट कर लेंगे, मंगा लेंगे वहां से। वो कब ऑर्डर दे दिया उन्होंने, क्योंकि आने में भी टाइम लगता है, उन्होंने तब ऑर्डर दे दिया जब आपके यहाँ अभी आया भी नहीं है। आपके यहाँ गेहूँ आएगा उसके 4 महीने पहले ही वहां से ऑर्डर आ चुके हैं, और उनका लगभग आपके गेहूँ आने के साथ साथ उनका भी गेहूँ यानी कि जो वीट है वो आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपके यहाँ मार्केट में वीट की डिमांड सप्लाई बराबर रही, प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आया। तो ये जो मार्केट इंफॉर्मेशन है कि इस साल प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, मार्केट में डिमांड कितनी है, कौन से मार्केट में कौन से नए प्रोडक्ट की एंट्री हुई है, क्योंकि आज वहाँ कल वहाँ है तो आज यहाँ, आज वहाँ पर है तो कल इनके यहाँ भी आएगा। तो कौन सा नया प्रोडक्ट आया, उसकी क्या प्राइस है, उसके हिसाब से फिर ये अपने प्राइस को करते हैं, एडजस्ट करते हैं, नहीं तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी फर्म। तो इस हिसाब से इंफॉर्मेशन जो है उसका क्या लेवल है, किस हिसाब से वो क्या। और इंटीग्रेशन का, ये जो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन मार्केट का मतलब होता है कि एक मार्केट दूसरे से कितनी बेटर तरीके से क्लोज है। फूड प्रोडक्शन का मार्केट जो है वो वीट के प्रोडक्शन यानी कि खेती बाड़ी जो गल्ला मंडी है उससे लिंक है। लेबर फोर्स का जो मार्केट है उससे भी लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो फाइनेंशियल मार्केट है उससे भी लिंक है, यानी कि एक टाइप का मार्केट दूसरे अदर टाइप के मार्केट से भी लिंक होता है। तो उसका किस लेवल पे इंटीग्रेशन है जिससे जो फ्लो है, कैपिटल का फ्लो है या लेबर फोर्स का फ्लो बहुत ही इजीली वे से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये है आते हैं कंपोनेंट, ये डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोकल मार्केट में अगर आप अपना प्रिंटर भी सही करवाने जा रहे हो तो पॉसिबल है कि ना हो पाए, जबकि आप अगर बेंगलोर में हो तो आपको प्रिंटर तो छोड़िए, आप अपने लैपटॉप के सॉफ्टवेयर तक को काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसके इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। तो ये है डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। फिर कई बार मार्केट से रिलेटेड तीन चार टर्मिनोलॉजी और है। इनमें एक होता है मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोप्सोनी और ओलिगोप्सोनी। और एक टर्म और होता है परफेक्ट मार्केट। देखो मार्केट दो टाइप के हैं, एक ये है परफेक्ट मार्केट और दूसरे ये है इम्परफेक्ट मार्केट।
परफेक्ट का मतलब है ऐसा मार्केट जिसमें बहुत सारे बायर्स हों, बहुत सारे सेलर्स हों, बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। इससे क्या होता है कि उनके बीच में जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आपस में रेट जो है वो एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई कितने का दे रहा है, 100 रुपए का, ये यानी कि बार्गेनिंग हो जाती है। तो परफेक्ट मार्केट में प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं अंडर कंट्रोल रहते हैं, इसलिए हम इसे काफ़ी ज़्यादा फेवर करते हैं। दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे अगर कोई ऐसा मार्केट है जहाँ केवल बेचने वाला एक ही हो, इसे बोलते हैं मोनोपोली। आपने बोल दिया कि मोनोपोली हो गई। मोनोपोली का मतलब है कि भाई ऐसा मार्केट है जहाँ केवल एक ही सप्लायर है, एक ही आदमी है जो पूरी सप्लाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अदर कंपनियों को बंद कर दो, तो इंटरनेट पे सप्लायर जो है वो कौन है? जियो हो गया। अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो एक टाइप से अपना जो गूगल है वो एक टाइप से गूगल की इंटरनेट की दुनिया में मोनोपोली चल रही है। 80-90% जो जितना भी सर्चिंग हो रही है वो गूगल कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जब सिंगल सप्लायर हो तो उसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ऐसा मार्केट है जिसमें एक ही सप्लायर है। दूसरा ओलिगोपोली का मतलब है जहाँ कुछ सप्लायर है। दूसरा होता है इसका उल्टा मोनोपोली, ऐसा मार्केट जिसमें एक अकेला बायर है। फॉर एग्जाम्पल अपने देश में 15-20 कंपनियां खोल दो जो क्या बना रही हैं, कोई गन बना रही है या कोई एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बना रही है। लेकिन ये कितनी भी 20-25 कंपनियां बना लें, उनको जो बायर मिलेगा वो केवल अकेला बायर मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट खरीदेंगी नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है और कोई खरीद नहीं सकता। आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी आदमी ने ना भाई बगल में अपना जो टैंक होता है लड़ने वाला, वो टैंक अर्जुन टैंक उसके आंगन में रखा हुआ है, वो खरीद नहीं सकता। ये है मोनोपोली, यानी कि ऐसा मार्केट जिसमें केवल एक बायर है, बाकी प्रोड्यूसर बहुत सारे हैं लेकिन खरीदने वाला केवल एक ही। ओलिगोपोली जहाँ पर कुछ ही बायर हो। तो ये है परफेक्ट मार्केट के एग्जाम्पल, और नीचे अपना आ जाता है परफेक्ट मार्केट। तो इसमें मार्केटिंग में यही चीजें चलती है। देख अपना जो मार्केट के फंक्शन है कि मार्केट क्या करता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फंक्शन नॉर्मल से इन्हें देख लेना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। फिर अपना एक चलता है मार्केट चैनल। देखो मार्केट चैनल का मतलब होता है कि कोई प्रोड्यूस है उसके प्रोडक्शन से लेकर उसके एंडिंग तक कंज्यूमर के बीच में कितने इंटरमीडिएटरीज है। अगर वो इंटरमीडिएटरीज नहीं है तो वो डायरेक्ट अपना प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अपन उसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। डायरेक्ट चैन हो गई, शॉर्ट हो गई वो, या फिर इनडायरेक्ट बहुत लंबी चैन हो गई। फॉरेस्ट्री के बारे में बात की जाए तो फॉरेस्ट में दो टाइप की चैनें बनती हैं। एक तो खासकर है टिम्बर के लिए, क्योंकि अपने पास फॉरेस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दो टाइप से कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो है टिम्बर और दूसरा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ऑक्सीजन वगैरह को तो यानी कि जो इंटेंजिबल बेनिफिट है उन्हें तो अभी काउंट किया नहीं जाता, तो ये टेंजिबल वालों को ही दो कैटेगरी बनती है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया वो है अपना टिम्बर का। कि टिम्बर क्या है कि कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सपोज प्रोडक्ट किया, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होगी, डिपो में पहुंचेगा, फिर वो एक पूरी चैन चलेगी। वहां पर उसकी बोली लगेगी, सुखाएंगे ग्रेडिंग करके फिर बोली लगा देंगे, फिर वो इंडस्ट्री में जाएगा। इंडस्ट्री कुछ बनाएंगी, सपोज प्लाईवुड बनाया, उसका वेयर हाउस में स्टोर होगा, फिर होल सेलर, फिर रिटेल सेलर, और तब जाके कंज्यूमर के पास पहुंच। तो ये बहुत ही लंबी चेन जाती है। दूसरा हो सकता है अपना नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, इनका एक मार्केट है अपना, जैसे कि तेंदू पत्ता। उसमें क्या है, यहाँ बहुत सारे लोग खरीदने वाले हैं, जेएफएम कमेटी वगैरह कर रहा है, यहाँ से सीधा फैक्ट्रियाँ खरीद लेते हैं वो, और सीधे वो मैन्युफैक्चर करके रिटेलर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के पास पहुंच गए। तो इस टाइप से जो चैन है वो दोनों के लिए एक टाइप से अलग वे से काम करती है। टिम्बर की अपनी होती है, और जो छोटे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं यानी कि नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनकी चैन अलग चलती है। जैसे यहाँ पर दो टाइप के रूट बन गए आपके, एक तो डायरेक्ट रूट हो गया जहाँ से प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर के पास जा रहा है, इनडायरेक्ट रूट जहाँ से प्रोड्यूसर से बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज के थ्रू कंज्यूमर के पास जा रहा है। यहाँ पर यही मार्केट चैन को एक टाइप से समरी वे में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का ट्राई किया है कि आपका जो प्रोड्यूसर है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है या कोई फार्मर हो सकता है। फिर इसकी चैन होती है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट नहीं बेच पाता, वो जाता है डिपो में। फिर डिपो से कौन खरीद रहा है? प्लाईवुड इंडस्ट्री वाले खरीद रहा है, स्पोर्ट गुड्स है, पेंसिल पैकेजिंग इंडस्ट्री वाले खरीद रहा है, पेपर पल्प इंडस्ट्री वाले वहां से टिम्बर खरीद रहा है।
या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले हैं, या फ्यूल वुड वाले हैं, या फिर ये यहाँ से फार्मर से भी खरीद सकते हैं। अब यहाँ से जो प्रोड्यूस बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, उनके भी दो टाइप के कंज्यूमर है, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि गवर्नमेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर जो अपने हाउस होल्ड हैं वो खरीदते हैं। तो इस टाइप से एक ही सिंपल फ्लो चार्ट में इन चीज़ों को समझाया गया है मार्केट। फिर मार्केट इंटीग्रेशन की मुद्दा वही आते हैं, तो यहाँ दो टर्म आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पर देखो, वर्टिकल का मतलब यह है कि यहाँ पर कमोडिटी का जो प्रोड्यूसर है वहां से लेकर के सप्लायर होते हुए लास्ट में अपने रिटेलर और यहाँ पर कंज्यूमर तक, तो ये जो मार्केट होता है इसे बोलते हैं हम वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है किसी भी लेवल पे, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे लिख लो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक ही इंडस्ट्री काम कर रही है। सपोज यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है प्लाईवुड की, तो यहाँ से टिम्बर प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक तो हमने देख लिया वर्टिकल में, लेकिन ये प्लाईवुड जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल इसी के प्रोडक्ट हो रहा है। हो सकता है प्लाईवुड के लिए ग्लू है, वो अपना पिडलाइट वालों का ग्लू फेविकॉल यूज कर रहा है, किसी का वो प्लास्टिक सीट ही यूज कर रहा है, किसी का मेटल के जो बटन्स हैं उन्हें यूज कर रहा है, कलर पेंटिंग वगैरह यूज कर रहा है। तो इस टाइप से एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री का जो बनता है उसे बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो मार्केट इंटीग्रेशन के बाद एक मुद्दा अपना आता है कि अपने जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट का मार्केट है इसकी कुछ समस्याएं हैं। मतलब मार्केटिंग अपना काम हो गया, यहाँ फॉरेस्ट प्रोडक्ट की समस्याएं देख लो। तो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं इनका सबसे पहला तो समस्या क्या है, टिम्बर का तो इतना बड़ा इशू नहीं है क्योंकि वो एक टाइप से बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो एक फॉर्मलाइज वे में आ चुका है। लेकिन जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीज़ नहीं है। आदिवासी हैं, जंगल से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें कोई सप्लाई चेन वाली कोई इशू नहीं है। कभी उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, साल भर में बारिश के सीजन पर कलेक्ट होता नहीं है। इसमें भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन आ जाते हैं, तो कई बार एक लिमिट से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर नहीं सकते, वो खुद की उनकी ज़मीन पर प्रोडक्शन कर नहीं रहे होते, जंगल से कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन है उसके साथ समस्या। दूसरा है क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज एक टाइप से सिस्टम है, तो इसमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि जब फाइनेंशियल इनकी साउंड कंडीशन नहीं है तो मैं कैसे पैसे इन्वेस्ट कर दूं कि भाई चलो 10,000 लेके जाओ आप, और जब आ जाए तब दे देना, मुझे ये उम्मीद नहीं है कि लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे पता नहीं। तो फाइनेंशियल एक कंडीशन है। लीगल हर्डल्स भी है क्योंकि जमीन इनकी खुद तो है नहीं, अपार्टमेंट की है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, डिपार्टमेंट में भी थोड़ा बहुत करप्शन होता है, तो ये सारी चीजें हैं जो समस्याएं खड़ी कर देते हैं। एक और है क्या, लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड। सपोज टिम्बर की डिमांड है, कोई फार्मर ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं है, मैं टीक अपने खेत में लगा देता हूँ, आज लगाएगा, 40 साल बाद टिम्बर प्रोड्यूस होगा, कितने बाद, 40 ईयर्स बाद। तब तक पता नहीं 40 ईयर तक ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, 40 ईयर में मार्केट में टिम्बर की डिमांड बचेगी या नहीं, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए भी में एक ये समस्या है कि कोई हाथ नहीं डालना चाहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर दो और उसकी सीओटी नहीं है, कब आएगा। तो लॉन्ग पीरियड एक बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है सर्टिफिकेशन। फॉरेस्ट प्रोडक्ट का अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं है, हालांकि अब उस पर काम चल रहा है पिछले 4-5 साल से, लेकिन उससे पहले काम नहीं हो पाया। आप एक सिंपल वे में समझ सकते हो कि अपना देश आज़ाद हुए कब हुआ है, 47 में। तब से लेकर के अपन फॉरेस्ट का एरिया कवर बढ़ाने में हमेशा यही चलता है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाओ, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ पाया। आप फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में पढ़ोगे बहुत सारे रीजन होते हैं, ये है वो है फलाना ढिमका, ये सब फालतू के रीजन है। जो मेन इशू है जिन्हें टेक्निकल एस्पेक्ट से बोला जाए वो दो इशू है। पहला ये है हमारे यहाँ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन था ही नहीं, है ही नहीं प्रॉपरली। अगर आप फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन इंप्लीमेंट कर दोगे तो उसका मतलब क्या होगा, कोई भी जंगल से कैसी भी लकड़ी काट के लेके आ जाए वो मार्केट में एंट्री कर ही नहीं सकती। अब मार्केट में एंट्री करके कर ही नहीं सकती तो कोई भी इलीगली क्यों काटेगा, काट के उसे फायदा क्या है, क्योंकि वो इलीगल काट करके वो कहीं मार्केट में एंट्री कर ही नहीं सकता, तो वो घर में कितनी जलाएगा, एक पेड़ जलाएगा, दो पेड़ जलाएगा, 50 पेड़ नहीं जलाएगा। तो फालतू का नहीं कि जंगल में जाके इतना रिस्क लेके पेड़ काटने लगता है। दूसरा इशू है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री को एक्चुअल में हम लोगों ने
एक टाइप से चल रहा है लेकिन कभी उसे सपोर्ट नहीं दिया, बस भगवान भरोसे चल रहा है। 2014 में तो उसका फर्स्ट टाइम पॉलिसी आई, वो भी पॉलिसी अभी ग्राउंड लेवल में पहुंची नहीं है। अगर ये दो चीजें कर दी जाए, इन्हें प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट कर दें, तो हमारी ये जो फॉरेस्ट्री की जितनी भी समस्या चल रही है वो 99% खत्म हो जाएगी। तो ये जो हम पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट क्यों हो रहा है, ये दुनिया भर की चीजें चलती रहती है, लोग इलीगली कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। इनके पीछे बैकग्राउंड वाले अगर पिलर को हटा दिया जाए तो ये सब की सब अपने आप गायब हो जाती है। तो उसके लिए एक तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन और दूसरी एग्रो फॉरेस्ट्री। जब एग्रो फॉरेस्ट्री में आपके खेत में खुद प्रोडक्शन हो रहा है तो आप जंगल में क्यों काटने जाओगे? और अगर जंगल में आपने काट भी लिया, जब वो मार्केट में बेच ही नहीं सकते तो आप करोगे क्या? घर में यूज करने के लिए आपके खुद के खेत में हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है हमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपनी करंट कंटेम्प्रेरी जो गवर्नमेंट है वो इसी चीज पर फोकस कर रही है, फ्यूचर में भी इन्हीं दोनों चीज़ों में है। तो अगर आप सपोज सर्विस के बाद अगर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि या तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है उसे ज्वाइन करें, उसमें सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपेयर में। या फिर उसकी रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस पे काम करें, ये काफ़ी अच्छा फीचर इसमें काफ़ी अच्छा है। इसके बाद यहाँ दो चीज़ें और आती हैं, एक है शॉर्ट एनालिसिस, दूसरा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें कोई बहुत तीर नहीं मारना है, सिंपल सी चीज़ है। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसमें देखना होता है कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट किया तो हमारी क्या ऐसी स्ट्रेंथ है कि हम उस प्रोजेक्ट को करने में हमें सक्सेस मिलेगा, या अच्छा रहेगा, या रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं प्लांटेशन कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा, अदर थिंग वगैरह की जो भी है, तो इस टाइप से उसमें पॉजिटिवनेस है। अपनी वीकनेस क्या है, कमियाँ क्या है? मैं ऐसी प्लांटेज ट्री को प्लांट कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे टेक्निकल या सिल्वीकल्चरल नॉलेज नहीं, मुझे नहीं पता उसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है, तो उसकी ये कमियाँ हो गई। अपॉर्चुनिटी, अगर मैंने उसे ऐसा किया तो फ्यूचर में मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ जाने का ऑप्शन मिलेगा। ऐसा क्या हो सकता है कि सपोज प्लांटेशन लगा, हो सकता है आज के 15 साल बाद कार्बन ट्रेडिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ जाए जिसमें आप जिसके पास जो पेड़ है उसका वॉल्यूम के हिसाब से उसे रेंट मिले, किराया मिले, क्योंकि वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में काम कर रहा है। तो ये एक टाइप की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और फ्यूचर में या अभी हमारे लिए समस्या है, इनकी थ्रेट क्या है, परेशानियाँ क्या है? मैं अपने खेत पे यूकेलिप्टस लगा दूं, पड़ोसी पीटने के लिए आ जाएगा क्योंकि मेरे खेत में लगा है, बेनिफिट मैं कमाऊंगा, पानी उसके खेत का खींच लेगा यूकेलिप्टस। इस टाइप की समस्याएं क्या है? आपको याद क्या रखना है शॉर्ट एनालिसिस में, ये जो SWOT का फुल फॉर्म है वो याद रखना। एस का मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट। इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। दूसरा होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो शॉर्ट की तरह चलता है। कॉस्ट बेनिफिट में सिंपल सा तरीका है कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आप ये देखोगे उसमें अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है और आपसे बेनिफिट कितना है, यानी कि कॉस्ट कितनी है और बेनिफिट कितनी। अगर उसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, तो आप प्रोजेक्ट को छोड़ दोगे। अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो आप प्रोजेक्ट को करोगे। तो इस टाइप से कॉस्ट बेनिफिट में सिंपल सा तरीका है। इसमें फिर ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ फॉरेस्ट प्रोजेक्ट वी शुड कंसीडर। यहाँ पर किस टाइप के जो भी अपनी इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं तो फॉरेस्ट में किस टाइप के करेंगे प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सीधा मार्केट प्राइस के हिसाब से करें। फिक्स प्राइस या कांस्टेंट प्राइस को इसलिए नहीं कि सपोज मैं आज जयपुर में एक बड़ी बिल्डिंग बनवा रहा हूँ और सबको बोल देता हूँ कि आज का कंटेम्प्रेरी जो किराया है वो है 5000, उसके हिसाब से अगले 50 साल के लिए डील कर लो। तो आज के 50 साल बाद भी वो किराया 5 ही नहीं होगा, हो सकता है 25, 30, 40 हज़ार तक पहुंचा है मंथली रेंट। तो ये मार्केट प्राइस के हिसाब से दिए जाते हैं कॉन्स्टेंट। कोई है शैडो प्राइस का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर रहे हो आप। डिक्लाइनिंग प्राइस मतलब हर साल प्राइस रेट घटेंगे, वो होता ही नहीं है। तो ये है मार्केट प्राइस। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन फॉरेस्ट इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। फॉरेस्ट आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। यस, फॉरेस्ट जो है वो डायनेमिक नेचर है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसमें फर्क आता है, टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, ग्रोथ में फर्क आता है, क्वालिटी में फर्क आता है, क्वांटिटी में फर्क आता है। तो फॉरेस्ट जो है वो डायनेमिक नेचर का है, ना कि स्टैटिक नेचर का। दूसरा, फॉरेस्ट प्ले अ डुअल रोल, प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूस्ड। फॉरेस्ट बहुत सारे कंपोनेंट में प्रोड्यूसर है, जैसे कि ऑक्सीजन है, प्रोड्यूसर है।
प्रोड्यूस में क्या, वो खुद भी तो एक प्रोड्यूस है, जैसे कि अपन बोलते हैं कार्बन स्टॉक है, यानी कि क्या, प्रोड्यूसर। यहाँ प्रोड्यूसर और प्रोड्यूस दोनों ही है। तीसरा, फॉरेस्ट हैव अ लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड, नो डाउट, बिल्कुल है, ये तो समस्या भी है अपनी। फॉरेस्ट हैज ओनली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मतलब एक्सटर्नलिटी मतलब बाहरी प्रभाव, पॉजिटिव बाहरी प्रभाव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था फाइंड आउट द रॉन्ग, तो रॉन्ग में अपना डी वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट अपना अगला पिलर आता है, गाट है, डब्ल्यूटीओ है, डेक्कन प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईटीडी और फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन, इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जब 40 से 45 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उस टाइम पे अपना ये जो यूएन है वो आ गया था, लेकिन यू इकोनॉमी के मुद्दे पे अपन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो उस टाइम पे क्योंकि एक टाइप से वर्ल्ड में दो पावर थी, एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ रसिया था। रसिया जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे गवर्न हो रहा था, जबकि यूएस है वो फ्री मार्केट की बात चिल्ला रहा था। तो इनके बीच में एक टाइप से कॉन्फ्लिक्ट था, तो यूएन पे कोई इंटरनेशनल लेवल की बॉडी नहीं बन पाई। उस टाइम पे एक काम चलाऊ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया जिसे बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गाट। आपको ये याद रखना है कि ये जो गाट है वो यूएन का ऑर्गन नहीं है, ये यूएन की छतरी के बाहर है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखना है कि 1 जनवरी 1947 से ये एक्टिव हो गया, 1 जनवरी 1947 से ये लागू हो गया। इसी ऑर्गेनाइजेशन को फिर बाद में बहुत सारी इसकी लगभग एनुअल मीटिंग होती रही है। 1990 91 के टाइम पे, क्योंकि जब 90 के टाइम पे रसिया टूट गया तो फिर जो वेस्टर्न जो फ्रिंज है, मीन्स वेस्टर्न जो कंट्रीज है, उनने अपने इंटरेस्ट को फिर बढ़ाया। उसी टाइप में वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते हैं कि कुछ कोई भी एक बंदा ऐसा पकड़ लेते हैं जो उनकी आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, तो 2-4 नोबेल प्राइज पकड़ा देंगे, इधर उधर के अवार्ड दे देंगे और बोल देंगे नहीं ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये इसके मुख से जो भी निकलता है वो भगवान के बच्चे, और फिर उसके उसे फ्रंट करके फिर अपने जो इंटरेस्ट है उन्हें बैकग्राउंड में लेके चलते हैं। उसी टाइम पे डंकन भाई साहब अपने प्रपोजल लेकर के आए, उन्हें इसके बाद में स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे 91 के टाइम पर। बाद में वही यूएस का जो फोर्स चला, तो उस टाइप से चलते चलते यूएस का एक मैन लीडिंग था, पूरा वेस्ट उसी में, नाटो ग्रुप उसी में। तो 94 तक आते आते इनके बीच में मराकस, मराकस जो अपना अफ्रीका है, जो अपना अफ्रीका बनता है, यहाँ मोरक्को है, मोरक्को की कैपिटल है मराकस। मराकस में 94 में एग्रीमेंट हुआ, ये याद रखना है, मराकस एग्रीमेंट। इसमें एक टाइप से फाउंडेशन हुआ कि हमारा जो गाट है वो अब काफ़ी पुराना हो चुका है, रिक्वायरमेंट बदल चुकी है, पहले के कंपेयर में अब सर्विस सेक्टर डोमिनेंट हो रहा है, और वर्ल्ड जो है वो बाईपोलर ना होगी, एक टाइप से यूनिपोलर हो गया। तो अब हमें कुछ नए एग्रीमेंट, नए सर्विस की जरूरत है। तो उस टाइम पे ये डब्ल्यूटीओ की नींव रखी गई और ये 1 जनवरी 1995 से एक्टिव हो गया, तो इसे याद रखना। इसका हेडक्वार्टर क्योंकि वो वेस्टर्न अलायंस डोमिनेंट थी, तो स्विट्जरलैंड में ठंडी वादियों में बना दिया, जिनेवा। ये भी यूएन का ऑर्गन नहीं है, क्योंकि गाट नहीं था तो ये भी नहीं बना, और अभी इसमें 164 मेंबर है। अब बात कर लेते हैं गाट की, ये सॉरी ये डंकन प्रपोजल की। ये आर्थर डंकन जो यूएस वगैरह है, तो उन्होंने उरुग्वे राउंड हुआ था 91 में, उन्होंने बोला कि ये जो गाट चल रहा है ठीक है, बोला गाट, ये गाट वो वर्क नहीं कर पा रहा जो हमें रिक्वायर है। क्योंकि देखो वेस्टर्न कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने अपने फार्मर को क्या किया, स्टार्टिंग में बहुत सब्सिडी दी, फार्मर को बहुत अच्छी कंडीशन में लेके आ गए, उन्होंने रोड इंफ्रा दे दिया, फाइनेंस वगैरह दे दिया, दुनिया भर की चीजें दे दी, तो अब वो फार्मर है वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन कर सकते हैं। जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, इंडिया जैसे हैं, ये कंट्रीज की कंडीशन नहीं है, ये फार्मर को अभी भी सब्सिडी दे रहा है। ये डंकन भाई साहब क्या बोल रहे थे, ये तो तुम तो गधा वाली काम करते हैं, आप फार्मर को प्रमोट मत करो, हम जैसा करते हैं वैसा करो। हम फार्मर को कोई प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, फार्मर बिल्कुल फ्री इकोनॉमी में है, आप उसके हिसाब से करो, फार्मर को बिल्कुल छोड़ दो। दूसरा, तुम कंज्यूमर के साथ अत्याचार कर रहे हो। दैट मीन कंज्यूमर को भाई, हमारा यूएस वाला जो गेहूं है वो 2 रुपए किलो मिल रहा है, तुम प्रोड्यूस कर रहे हो 10 रुपए में, कंज्यूमर को तो 2 रुपए वाला नहीं खा पा रहा, 10 रुपए में कमा रहा है, कंज्यूमर से बोल रहा है तुम्हें तो ये गवर्नमेंट गरीब बना रही है, तुम महंगा खा रहे हो, तुम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो कि मार्केट ओपन करे जिससे हमारे यहाँ का गेहूं बेचे आपको। तो ये जो ढक्कन है भाई साहब है, ये जो वेस्टर्न फ्रिंजेस, ये वेस्टर्न कंट्रीज अलायंस मान लो, इनका पर्पज वही था, तो इनका मतलब था
कि गवर्नमेंट ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये अपनी एग्रीकल्चर में सब्सिडी कम कर दें, जिससे इनके फार्मर है एक टाइप से कंपटीशन में आउट हो जाए और मार्केट में जो इनके जो प्रोड्यूस है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इनके जो गेहूं है, व्हीट है, मक्का है, उसे अपने यहाँ ऐसी कंट्रियों में डंप करना शुरू करता है। दूसरा वही मुद्दा था इंडस्ट्री के साथ कि तुम भाई इंडस्ट्री को सपोर्ट करना बंद कर दो, एक लेवल के बाद सपोर्ट करना बंद कर दो, तुम्हारी इंडस्ट्री टिक नहीं पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री तुम्हारे यहाँ जाके जम जाएंगे। तो इस टाइप का यही चल रहा है इनका दंगल, उसमें यही बात है, बकायदे पढ़ लेना। फिर बाद में ये गार्ड के बाद WTO आ गया, तो एक टाइप से दंगल का ही थोड़ा साइड लाइन हो गया। नेक्स्ट अपने टॉपिक में आता है पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ज्यादातर चीजें आपको नोट्स में पढ़ लेंगे। पेटेंट होता क्या है कि गवर्नमेंट एक टाइप से राइट देती है किसी लीगल एक्ट के थ्रू, वो देती है कि जैसे मैंने ये मोबाइल बनाया, वो मुझे राइट बना रही दे रही है जिसने ये बनाया कि इस प्रोडक्ट को तुम मार्केट में छोड़ सकते हो, मार्केट में लोगों को बता सकते हो कि इसके अंदर क्या है और वो कैसे चीजें चलती हैं, जिससे लोग आगे बढ़ सकें। लेकिन मैं बता दूंगा तो फिर कोई भी बनाने लगेगा, तो ऐसा ना हो, तो गवर्नमेंट मुझे एक फिक्स पीरियड के लिए राइट देती है कि इसको मैं पब्लिक में डिस्क्लोज कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, इसके लिए मुझे अथॉरिटी है, केवल वही यूज कर सकता है जो मुझसे लिखा के लेके जाएगा। यानी कि मुझे इसके कॉमर्शियल यूज की परमिशन की अथॉरिटी देती है, मेरे विदाउट परमिशन के कोई नहीं यूज कर सकता। या जैसे अपने जो नोट्स हैं, उनका ऐसा नहीं कि कोई जीरो लिखे कोई दूसरी कोचिंग क्लास वाला छाप करके बेचने लगे, बढ़ाने लगे, क्योंकि उस पर होम में क्लासेस एक टाइप से कॉपीराइट रखता है उसमें, तो दूसरा उसे उस वे में यूज नहीं कर सकता। ये एक टाइप से गवर्नमेंट किसी ना किसी एक्ट के थ्रू देगा। अब यहाँ पर उसकी कैटेगरीज आती है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, ट्रेडमार्क है। तो इनकी कॉपीराइट के जो बहुत सारे जो इनकी आईपीआर की जो तरीके हैं, अलग अलग एक्ट है उनकी। अभी हाल फिलहाल में जो आईपीआर है वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका नाम याद रखो, ये कब की है, इसकी डेफिनेशन जो है ये अपने बहुत काम की है। तीसरा अपना ये कैटेगरी, इसमें यहाँ पर 6 कैटेगरी दी गई हैं, आपको याद रखना है कि किस कैटेगरी में क्या है और उसका टाइम पीरियड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पेटेंट जो होता है वो 20 साल के लिए मिलता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है वो 10 साल के लिए मिलता है और 5 साल बढ़ाया जा सकता है, और कॉपीराइट है वो आपकी लाइफ टाइम में 60 ईयर। दो चीजें हैं और देखेंगे एक एक करके। पहला आता है कॉपीराइट, ये किस पे चलता है, जैसे आपने कोई लिटरेचर है, बुक वगैरह लिखी है, फिल्म बनाई है, पेंटिंग वगैरह बनाई है, इन सब चीजों पे मिलता है। किसके थ्रू, कॉपीराइट एक्ट है 1958, इसे रट्टा मार लो। अब कॉपीराइट की चीज में दो बातें आती है, एक है जैसे कि लिटरेचर, किताब वगैरह लिखी है, तो वो चलती है, आपने जब लिखी है तो आपकी पूरी जिंदगी, आपका जो ऑथर की जो लाइफ है वो पूरी लाइफ, अगर मैंने आज लिखी है मैं अगले 60 साल जीता हूँ तो 60 ईयर ये, प्लस मेरी डेथ के 60 ईयर, तब तक मेरा कोई लिटरेचर है, म्यूजिक है, आर्ट है, उस पर मेरा राइट रहेगा। इसके बाद वो पब्लिक डोमेन में। एक आपने बात सुनी होगी नवजीवन ट्रस्ट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, महात्मा गांधी जी ने एक ट्रस्ट बनाया था नवजीवन ट्रस्ट। ये जो भी किताब लिखी जाती थी उसका नवजीवन ट्रस्ट के पास अथॉरिटी थी। तो क्या गांधी जी खत्म हो गया 1949 में, जब तक गांधी जी रहे तब तक उनकी उस पर अथॉरिटी थी। गांधी जी के खत्म होने के 60 साल बाद तक इसकी अथॉरिटी रहा नवजीवन ट्रस्ट के पास, जो कि 2009 में खत्म हो गई। उस टाइम पे इन्होंने कुछ बातें और भी चली थी, लेकिन फिर क्यों अमेंडमेंट नहीं किया गया एक्ट में, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब ठीक है, लेकिन केवल नवजीवन ट्रस्ट की वजह से और चीजों पे अमेंड नहीं कर सकते, ये सबके लिए समान रहेगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप से ये समझ सकते हो कि लिटरेचर या बुक्स वगैरह उस पर पब्लिशर जो है, यानी कि जो ऑथर है उसकी लाइफ प्लस 60 है। जबकि अगर कोई फिल्म बना देता है, तो फिल्म अगर सपोज आज चली है, आज से अगले 60 साल, मतलब फर्स्ट पब्लिकेशन के 60 ईयर तक उसका राइट रहेगा, इसके बाद उसका राइट नहीं रहता है। सेकेंड आता है पेटेंट। पेटेंट किस पे मिलता है, कोई इन्वेंशन पे, कुछ आपने नया चीज है, कोई मेडिसिन बनाई, मेडिसिन पे आपको 20 साल तक का मिल जाएगा पेटेंट, मतलब कोई नई चीज बनाई है उस पर पेटेंट मिलेगा। इन्वेंशन पे पेटेंट मिलता है और वो आपके 20 साल तक रहता है, 20 साल तक आपसे कोई लिख के जाएगा। इसका एक्ट है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इसे याद रखो 70 वाला। फिर आएगा आपका ट्रेडमार्क।
टाटा का ट्रेडमार्क दिखा है, टाटा साल्ट, यहाँ पर टाटा लिखा है, एप्पल का अपना लोगो है, माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, कोको कोला का लोगो है। ये जो मार्किंग होती है इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ये जो है वो है, ये कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका, ये परमानेंट टाइप के रहते हैं। टाटा ने कोई इसके लिए ऐसा नहीं कि 20 साल या 25 साल है फिर इसके बाद कोई भी टाटा यूज कर, हाँ हाँ, ट्रेडमार्क एक टाइप से फिक्स रहता है, और ये 99 में अटल जी के टाइम पे एक्ट आया था, उसमें एक टाइप से दे दिया गया, पुराना एक्ट था उसे आप चेंज करके रिवाइव करके ये एक्ट आ गया। एक है इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये किसी डिजाइन टाइप के, ऐसी डिजाइन जैसे आपने एक नए टाइप का नट बोल्ट बनाया है। ये एप्पल का और सैमसंग के मोबाइल की जो डिजाइन थी उसका फर्क है, पहले ये एप्पल ने बनाया था डिजाइन, एप्पल ने क्या किया, सैमसंग की डिजाइन के कुछ चीज़ों को कॉपी कर लिया था, और सैमसंग वालों ने एप्पल की कुछ चीज़ों को कॉपी किया था। इस टाइप से इनके बीच में केस चला, यूएस में भी चला और साउथ कोरिया में भी चला। बाद में क्या, साउथ कोरिया में सैमसंग जीत गई और अमेरिका में एप्पल, और फिर उनकी जो भी डील रही। इस टाइप की जो इंडस्ट्रियल डिजाइन है उसमें जो अथॉरिटी रहती है वो रहती है 10 साल की। अगर मैंने कोई डिजाइन बनाया, मैं अगले 10 साल तक मेरी उस पर अथॉरिटी है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये जो डिजाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी हमें इसे और प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो 5 साल का उसे एक्सटेंशन दे सकती है। एक्ट याद रखो 2002 अटल जी के टाइम का है, सैमसंग एप्पल का केस तो बस समझने के लिए है। फिर आता है अपना ग्राफ, ये जो ग्राफिकल इंडिकेटर, इससे काफी टाइप से यूपीएससी वगैरह में पढ़ ही रखा होगा, जिसमें केवल एक्ट याद रख लो। इस पे देते हैं एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग को बकाया की चीजें समझती है। नेक्स्ट अपना प्लांट वैरायटी है, जिसमें ये जो फार्मर सीड वगैरह है, अगर मैं कोई सीड बना लेता हूँ, सीड की वैरायटी बना लेता हूँ, तो उस पर ये ट्रेड सीक्रेट के बारे में देख लेना, जैसे कोको कोला है वो किससे बनाता है, बोतल उसकी जो है कैसे बनती है, उसका जो कंटेंट है कोका कोला का मिक्सचर क्या है, वो एक सीक्रेट है, वो बेचते हैं लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया, उनके पास टॉप सीक्रेट है, तो वो होता है ट्रेड सीक्रेट। फिर इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, वो है अपना आईटीटीओ। देखो जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये सबके सब आती है टेम्पलेट एरिया, इनने अपने ऑर्गेनाइजेशन खड़े कर रखे हैं बहुत पहले से, जो उनके टिम्बर के लिए काम करते हैं, टिम्बर की प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, उसकी मार्केटिंग के लिए रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, R&D का पूरा काम करते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये पढ़ते हैं ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरिया, इनका कोई माई बाप नहीं था इस टाइप। तो बाद में ये सोचा गया है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी इकोनॉमी पे भी काम किया जाना चाहिए, तो इन्होंने 1985 के टाइम पे जापान के योकोहामा में ये ITTO, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। देखो जो यूरोप की बात कर रहे थे उनके साथ क्या था, उनकी जो टिम्बर है वो ट्रॉपिकल वाला नहीं है, उनके यहाँ सॉफ्ट वुड का वो है, कॉनिफर्स वाली वेजिटेशन है, तो इसलिए उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च अपने लिए काम के लिए थी, क्योंकि अपने जो पेड़ है वो ट्रॉपिकल वाले हैं, हार्ड वुड के हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया, पर्पज यही था कि यहाँ पर जो ट्रीज है यानी कि जो टिप मीन्स ट्रॉपिकल के जो पेड़ है उन पर रिसर्च किया जा सके, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी मार्केट वगैरह जो पका की चीज़ है उन पर काम किया जा सके। इसके साथ एक और है कि ये जो ITTO है ये ऐसा नहीं कि परमानेंट टाइप का काम करता है, इनका लगभग 15-20 साल में हमेशा एक 15 या 20 साल ऐसा कुछ फ्रेमवर्क है, इसके बाद ये आते हैं और इनके बीच में एक टाइप का एग्रीमेंट होता है, और एक एग्रीमेंट के बाद फिर ये अगले 20-25 साल तक के लिए फिर वो एग्रीमेंट चलता रहता है, फिर 20-25 साल बाद फिर इनके बीच कंट्री के बीच में एग्रीमेंट होता है, तो ऐसी शायद का दूसरा या तीसरा एग्रीमेंट अभी चल रहा है। ITTO में बस यही क्वेश्चन आता है कि ये कब बना और कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये कई बार पूछा जाता है। फिर अपना आता है लास्ट फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का। तो मैंने बात की थी कि फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन एक ऐसा इशू है जिसके एब्सेंस होने से अपनी जो फॉरेस्ट है वो नहीं बच पा रहा है। फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन का पर्पज क्या है कि हम कहीं भी टिम्बर अगर कोई कटा है तो उसको एक टाइप से सर्टिफाइड कर दिया जाए कि हाँ ये लीगल तरीके से कटा है। आज सर्टिफिकेशन के कुछ जो एस्पेक्ट हैं वो ये भी है कि हम ये भी देखें कि अगर वो फॉरेस्ट एरिया से, देखो अगर कोई फार्मर की तरफ से टिम्बर कटा है तो उसे ये सर्टिफाइड किया जा सकता है कि हाँ ये लीगल लकड़ी है। लेकिन अगर फॉरेस्ट एरिया डिपार्टमेंट ने अगर पेड़ों को काटा है तो हम ये बोल सकते हैं, ये सर्टिफाइड कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन इस टाइप का इशू कर सकते हैं कि ये जहाँ से काटा गया है वो ऐसे फॉरेस्ट से काटा गया है जो सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया गया है, ना कि कुछ भी बना रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गलत हो सकता है कई जगह, तो मान चलो कोई स्टेट है जहाँ पर स्टेट जो गवर्नमेंट है वो इस टाइप की है कि उसने पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा किसान माफ वो बिल माफ कर दिए, लाइट फ्री कर दी, तो इस टाइप का करके उनकी कंडीशन हो गई ढीली, तो उन्होंने क्या किया,
डिपार्टमेंट से बोल दिया पेड़ काटो और बेचो, तो कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, तो ये अनसस्टेनेबल वे में कटाई ना हो जाए, सस्टेनेबल वे में हो। तो ये सर्टिफिकेशन डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, टाइप हो सकते हैं, उनके उसी हिसाब से टाइप होते हैं। हालांकि बोला जाए तो सर्टिफिकेशन की दो बेसिक कैटेगरी है। एक में हम ये देखते हैं कि जहाँ से प्रोड्यूस का सोर्स है, जहाँ से वो आ रहा है, उसका सर्टिफिकेट, और दूसरा बीच में जो चैन होती है उसमें कस्टडी देना, जैसे बच्चों की कस्टडी होती है, तो उस टाइप से चैन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट, ये दो टाइप के सर्टिफिकेट इशू। यहाँ मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो इंडोनेशिया ने की। अपने यहाँ फिर वर्ल्ड लेवल पे कुछ और एजेंसी आ गई हैं, जिसमें ये प्रोग्राम फॉर इंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन ऐसी जिनेवा में है। अपने यहाँ बाद में कुछ IS जो IFS थे, उन लोग आए इकट्ठे कि भाई हमें सर्टिफिकेशन पे काम करना चाहिए, और उन्होंने एक टाइप से नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इस टाइप पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। गवर्नमेंट भी एक टाइप से उसे एंडोर्स कर रही है, बैकअप में सपोर्ट दे रही है, और ये फिर धीरे धीरे हर फील्ड में सर्टिफिकेशन की प्रोसेस बनाना शुरू कर रहा है कि उसके लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए, कैसे सर्टिफाइड करेंगे, कौन सर्टिफिकेट करेगा, और उसका कैसे चेकिंग हो सकेगी, रीवेरिफिकेशन। तो ये सारी गाइडलाइन वगैरह वो देने की कोशिश कर रहा है, तो ये चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, और इन फ्यूचर काफ़ी चल जाएगा। इन्होंने अभी तक काफ़ी सर्टिफिकेशन के वो जो प्रोसीजर है वो निकाल लिए हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे शायद है इको टूरिज्म का, इन्होंने अभी लॉकडाउन के पीरियड में ये निकाला इको टूरिज्म। ऐसे ही काम कर रहा है हर फील्ड में, उस फील्ड की जो स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, इंडस्ट्री है, जो अदर NGO है, उन सबको लेकर के उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं, इसके स्टडी निकालते हैं, और फिर कैसे सर्टिफिकेशन हो सकता है, ये सारी चीज़ों पे वो काम करके फिर फाइनली एक सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं। चल रहा है, तो इसमें केवल इतना ही दिखना है। अगर यहाँ पर कुछ समस्या है तो आप पूछ ही सकते हैं।